डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 9। अब तक कोई नहीं उठा था। पूरा लिविंग हॉल खाली था, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। माया ने एक नज़र चारों तरफ देखा और फिर घर से बाहर निकल गई। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसको रीड करते हुए वो चल रही थी। माया पार्किंग एरिया में आए और एक कार में बैठ वहां से निकल गई। आधे घंटे बाद माया की कार एक रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकी। माया कार से बाहर आई। उसने आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाए हुए थे। उसने अपने गॉगल्स निकाले और एक नज़र चारों तरफ देख वो रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। माया डाइनिंग एरिया के एक कोने में चेयर पर बैठी सामने रखी फाइल को देख रही थी। वो गौर से उसमें लिखे वर्ड्स को रीड कर रही थी। कुछ पल बाद उसने फाइल बंद की और अपनी वॉच में टाइम देखकर मैन एंट्रेस की तरफ देखा। तभी उसकी नज़र वहां खड़े दो शख्स पड़ी जो दिखने में बिजनेसमैन लग रहे थे। उनमें से एक आदमी ने ब्लैक थ्री पीस सूट पहना हुआ था और आंखों पर चश्मा चढ़ाया हुआ था। वो अपने चश्मे को सही करते हुए चारों तरफ देख रहा था। उसके पास खड़ा दूसरा आदमी जिसने अपने हाथ में एक फाइल पकड़ी हुई थी, वो दिखने में ही पहले आदमी का असिस्टेंट लग रहा था। तभी उस आदमी की नज़र माया पर पड़ी। माया की नज़रें भी उसी आदमी पर टिकी हुई थी। माया ने अपना एक हाथ हिलाया। उस आदमी ने धीरे से कहा, मिस माया। उसने बहुत धीरे से कहा था पर माया को लिपसिंग समझ आती थी। वो समझ गई थी कि सामने खड़े आदमी ने उसी का नाम पुकारा है। माया ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला। माया की हाँ सुनकर वो आदमी अपने असिस्टेंट के साथ माया के पास आया और उसके सामने चेयर पर बैठ गया। माया ने वेटर को 3 कॉफ़ी लाने का ऑर्डर दिया और वापस से उस आदमी को देखने लगी। वो आदमी लंदन का फेमस बिजनेसमैन मिस्टर जॉन थे, जिनका ज्वेलरी का बिजनेस था। माया ने उन्हें अपने किसी काम से यहाँ मिलने बुलाया था। मिस्टर जॉन ने पहले तो माया से मिलने से साफ मना कर दिया था, पर फिर माया ने उन्हें ज्वेलरी डिज़ाइन के बारे में कुछ बताया, जिसके बाद वो उससे मिलने को रेडी हो गए। हेलो मिस्टर जॉन। माया ने अपना एक हाथ आगे बढ़ा मिस्टर जॉन से हैंडशेक करते हुए कहा। मिस्टर जॉन ने भी हल्का सा मुस्कुरा कर माया से हैंडशेक किया और तब तक वेटर भी कॉफ़ी लेकर आ चुका था। वेटर ने कॉफ़ी टेबल पर रखी और वहां से चला गया। वेटर के जाने के बाद मिस्टर जॉन बिना किसी भाव के बोले, यस मिस माया, बताया आपको क्या बताना था हमें। आप ज्वेलरी डिजाइनर्स दिखाने वाली थी, मुझे राइट तो कहा है आपके डिजाइन्स। उन्होंने माया के चेहरे को देखते हुए कहा। उन्हें माया के पास कोई फाइल या फिर कुछ नज़र नहीं आ रहा था जिसमें ज्वेलरी डिजाइन्स दिखा सके। मिस्टर जॉन की बात सुनते ही माया के फेस पर सार्कास्टिक स्माइल आ गई। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए बोली, इतनी भी क्या जल्दी है मिस्टर जॉन, अभी तो आए हैं, आराम से कॉफ़ी पीजिए, उसके बाद बात करते हैं। बोलते हुए माया ने एक कॉफ़ी मग उठा अपने होंठों से लगा लिया। उसकी नज़रें एकटक मिस्टर जॉन को देख रही थी। मिस्टर जॉन ने एक नज़र अपने असिस्टेंट को देखा और फिर कॉफ़ी का मग उठा कॉफ़ी पीने लगे। आई हैव अ बिग ऑफर फॉर योर कंपनी। अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड है तो मैं शुरू करूं। माया ने खाली कॉफ़ी मग टेबल पर रखते हुए कहा। ये सुनते ही मिस्टर जॉन के असिस्टेंट ने माया की तरफ देखते हुए कहा, ऑफर? कैसा ऑफर? डू यू नो हु यू आर ऑफरिंग दिस टू? आपने पहले कभी मिस्टर जॉन का नाम सुना भी है नहीं, या फिर आप सीधा ही इनसे मिलने आ गई है? लोगों को ये ऑफर देते हैं, न कि लोग इन्हें ऑफर देते हैं। बोलते हुए असिस्टेंट के फेस पर माया का मजाक उड़ाने वाली हंसी तैर गई। ये सुनते ही माया का फेस सर्द हो गया। उसने अपने हाथों की कस की मुट्ठियां बंद कर ली। माया ने 1-2 गहरी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल किया और असिस्टेंट को देखकर धीरे मगर खतरनाक आवाज में बोली, लोग क्या देते हैं, क्या लेते हैं? आई डोंट केयर। मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा है, एंड मिस्टर जॉन के बारे में मुझे जितना पता होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा पता है, बट आई थिंक आपको मेरे बारे में उतना भी नहीं पता है जितना आपको पता होना चाहिए। खैर छोड़िए, मुझे बेवकूफ़ों के साथ बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने आपको एक चांस दिया था, बट आपको वो चांस नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, और भी बहुत से लोग हैं जो इस चांस के लिए रेडी बैठे हैं। बोलते हुए माया ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को टेबल पर रखा और खड़ी होने लगी। मिस्टर जॉन की नज़रें एकदम से फाइल पर पड़ी, जिसका ऊपर का पेज हवा की वजह से ओपन हो गया था और उसके अंदर डिज़ाइन किए गए ज्वेलरी दिखाई देने लगे। ज्वेलर्स की डिज़ाइन देखते ही मिस्टर जॉन एकदम से हैरान रह गई। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई क्योंकि फाइल में दिख रही डिज़ाइंस बेहद खूबसूरत एंड यूनिक थी।
जिन्हें शायद मिस्टर जॉन ने पहली बार देखा था। उनकी डिज़ाइन जितनी नॉर्मल थी उतनी ही क्लासिक भी थी, जो कि दुनिया के सबसे फेमस ज्वेलर डिज़ाइन कार्टियर डिज़ाइन हाउस की ज्वेलरी डिज़ाइन से मेल खा रही थी। माया की नज़रें मिस्टर जॉन को देख रही थी। अचानक ही उसके होंठों पर टेडी स्माइल आ गई। उसने अपनी फाइल उठाए और खड़ी होकर वहां से जाने लगी। मिस्टर जॉन, जिनका सारा ध्यान ज्वेलरी की डिज़ाइन देखने में था, अचानक माया की फाइल उठा लेने से वो एकदम से चौंक गए। उन्होंने सर उठा माया की तरफ देखा जो बाहर की तरफ जा रही थी। मिस्टर जॉन जल्दी से खड़े होते हुए बोला, मिस माया, हम आपकी सारी बात सुनने में इंटरेस्टेड है। बताइए क्या बात करनी थी आपको और आपके पास हमारी कंपनी के लिए क्या ऑफर है। ये सुनते ही माया के चलते कदम रुक गए। उसके होंठों की स्माइल और गहरी हो गई। उसकी नज़रें सामने देख रही थी। मिस्टर जॉन को माया की पीठ दिखाई दे रही थी। माया मिस्टर जॉन की तरफ पलटी और उन्हें देखकर बोली, सॉरी मिस्टर जॉन, आई हैव नो इंटरेस्ट इन टॉकिंग टू यू एनीमोर, बोलकर वो वहां से जाने लगी। सॉरी मिस माया, आई रियली सॉरी। हमें आपकी जो भी कंडीशन है सब मंजूर है, बस आप हमें ये सारी डिजाइन्स। इतना बोल वो चुप हो गए। उनकी नज़रें माया के हाथ में मौजूद फाइल को देख रही थी। इधर मिस्टर जॉन की बात सुनकर उनका असिस्टेंट एकदम से हैरान रह गया। वो धीरे से बोला, बट बॉस। उसने इतना ही बोला था तभी मिस्टर जॉन ने गुस्से से उसे देखा। उनकी नज़रों में साफ वार्निंग दिखाई दे रही थी, जिसे महसूस कर असिस्टेंट एकदम से चुप हो गया। उसने चुपचाप अपना सर झुका लिया। माया ने पीछे पलट मिस्टर जॉन को देखा और बिना किसी भाव के बोली, आई यू श्योर मिस्टर जॉन, आप मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड है। बोलते हुए उसकी नज़रें असिस्टेंट की तरफ चली गई। माया की नज़रों को देखकर मिस्टर जॉन समझ गए थे उसका इशारा किस तरफ है। यस मिस माया, आइए हम बैठकर बात करते हैं। आई प्रॉमिस इस बार हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, मिस्टर जॉन ने रिस्पेक्टली माया को देखते हुए कहा। अब माया ने भी कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप अपनी चेयर पर आकर बैठ गई। माया ने अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाया और हल्का सा पीछे चेयर पर बैंड होते हुए बोली, मैं आपको ये सारे डिजाइन्स देने को तैयार हूँ। इतना बोल वो चुप हो गई और उसने फाइल को हल्का सा मिस्टर जॉन की तरफ खिसका दिया। मिस्टर जॉन जल्दी से फाइल को लेने को होते हैं तभी माया ने फाइल पर अपना एक हाथ रख उन्हें फाइल लेने से रोक दिया। मिस्टर जॉन ने हैरानी और असमंजस के भाव चेहरे पर लिए माया को देखा। अभी मेरी बात पूरी नहीं है और जब तक बात पूरी नहीं हो जाती तब तक आपका इस फाइल पर कोई हक नहीं है, माया ने शांत मगर डेंजर आवाज में कहा, जिसे सुन एक पल के लिए मिस्टर जॉन की बॉडी में भी डर की लहर सी दौड़ गई, पर उनके चेहरे पर कुछ शो नहीं हो रहा था। उन्होंने अपने भाव नॉर्मल ही बना रखे थे। मिस्टर जॉन अपना हाथ वापस पीछे लेते हुए बोले, यस फिनिश योर सेंटेंस। माया बिना किसी भाव के बोली, आपको सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे, बट इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जिसका मिनिमम एक्सपेंसेस 4 लाख पाउंड के स्मूदिंग होगा, आपको वो सारा एक्सपेंस उठाना होगा। बोलते हुए उसने कुछ पेपर्स निकाले और उन्हें मिस्टर जॉन के सामने रखते हुए बोली, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स है, अगर आप उस बिल्डिंग का एक्सपेंस उठाते हैं तो ये डिजाइन्स आपके हुए, वरना कोई बात नहीं, मुझे और भी इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे। माया की बात सुनकर मिस्टर जॉन सोच में पड़ गए, क्योंकि 4 लाख पाउंड कोई छोटी मोटी कीमत नहीं थी। 4 लाख पाउंड में भारतीय रुपए 4 करोड़ और 4-5 लाख के करीब होते हैं, जो कि कम कीमत नहीं है। मिस्टर जॉन कुछ पल सोचकर बोले, ओके, मुझे आपकी कंडीशन मंजूर है। बोलकर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स उठाए और उन्हें रीड कर उन पर साइन कर दिए। मिस्टर जॉन माया के बनाए डिजाइन्स को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते थे। अगर उन डिजाइन्स की ज्वेलरी उनकी कंपनी ने रेडी की तो उनकी कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला था, जिसके सामने एक बिल्डिंग का खर्चा कुछ नहीं था। माया के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो धीरे से मन में बोली, आर्शिमान की शुरुआत हो चुकी है, अब बस उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना है। मिस्टर वीरेन खुराना अपनी कंपनी के बर्बादी के लिए रेडी हो जाए। बहुत जल्द माया नाम का तूफान तुम्हारी कंपनी को बर्बाद करने वाला है। बोलते हुए उसके होंठों पर तिरछी स्माइल आ गई। मिस्टर जॉन ने पेपर्स पर साइन कर माया को दे दिए और ज्वेलर्स डिजाइन वाली फाइल उठा वहां से निकल गए। माया भी उसके बाद वहां से निकल चुकी थी। वो जिस काम के लिए यहाँ आई थी वो काम हो चुका था और उसके बाद वो सीधा खुराना मेंशन चली गई। माया घर आई तब तक अभिमान जी वीरेन के साथ ऑफिस जा चुके थे और कल एंगेजमेंट थी, इसलिए सुमित्रा और दिया शॉपिंग के लिए गई हुई थी। आरशी भी उन्हीं के साथ गई थी। माया ने घर आकर अपना लंच किया और फिर वो सीधा अपने रूम में चली गई। उसका आज का दिन अच्छा गया था, क्योंकि आज उसने सुमित्रा, दिया और वीरेन में से किसी को नहीं देखा था। ऐसे ही आज का पूरा का दिन बीत गया। अगली सुबह 9 बजे
माया अपने रूम में ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठी रेडी हो रखी थी। उसने नॉर्मल घर के कपड़े पहने थे। आज उसे कहीं बाहर नहीं जाना था। वो घर पर रहकर ही अपना काम करने वाली थी। तभी उसके रूम पर नॉक हुआ। डोर खुला है, अंदर आ जाए, माया ने मिरर में खुद को देखते हुए कहा। तभी डोर ओपन कर आरशी अंदर आई। उसने अपने हाथ में एक बॉक्स पकड़ा हुआ था। माया ने सर घुमा आरशी को देखा और बिना किसी भाव के बोली, मॉम, आपको मेरे रूम में आने से पहले नॉक करने की जरूरत नहीं है। आप बिना नॉक किए भी आ सकती है। बोलते हुए वो खड़ी हुई और आरशी के सामने आकर उसके हाथ में पकड़े बॉक्स को देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, इसमें क्या है? बोलकर उसने आरशी के चेहरे की तरफ देखा जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। आरशी ने बॉक्स को बेड पर रखा और माया का हाथ पकड़ उसे बेड पर बैठाते हुए बोली, बेटा, सबकी अपनी लाइफ होती और उन्हें अपनी लाइफ में प्राइवेसी चाहिए होती है, इसलिए कभी भी किसी को अपने रूम में आने से पहले नॉक करने से मना मत करना एंड नहीं किसी के रूम में बिना नॉक किए जाना। बोलते हुए उसने माया के चेहरे को देखा जो उसे ही देख रही थी। आरशी धीरे से बोली, क्या हुआ बेटा? माया अपनी नजरें आरशी से फेरते हुए बोली, कुछ नहीं। कोई काम था आपको? हाँ, वो मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आई थी, आज की एंगेजमेंट पार्टी के लिए। तुम रेडी हो जाओ, उसके बाद हम मेहरा मेंशन के लिए निकलेंगे। एंगेजमेंट पार्टी वही है, आरशी ने झिझकते हुए कहा। ये सुनते ही माया ने आरशी की तरफ देखा पर उसके फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले थे। माया ने बॉक्स की तरफ देखा जिसमें बेहद ही खूबसूरत ब्लैक गाउन था। आरशी गौर से माया के चेहरे को देख रही थी। वो माया से एंगेजमेंट की बात कहना ही नहीं चाहती थी। उसे लग रहा था कहीं माया अंगद और दिया की एंगेजमेंट की बात सुनकर फिर से हट न हो जाए, पर माया को आरशी की बात सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। एपिसोड 10। आरशी गौर से माया के चेहरे को देख रही थी। वो माया से एंगेजमेंट की बात कहना ही नहीं चाहती थी। उसे लग रहा था कहीं माया अंगद और दिया की एंगेजमेंट की बात सुनकर फिर से हट न हो जाए, पर माया को आरशी की बात सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। माया ने एक नज़र गाउन पर डाली और फिर आरशी की तरफ देखकर बोली, मेरा आना जरूरी है वहाँ। मुझे बहुत काम है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं वहाँ वेस्ट कर सकूं। आरशी बीच में बोली, बेटा, आना जरूरी है। बड़ी बहन की एंगेजमेंट है और उसमें छोटी बहन नहीं आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुम्हारा आना जरूरी नहीं होता तो मैं तुम्हें वहाँ आने के लिए कभी नहीं कहती। बोलते हुए वो प्यार से माया के सर पर हाथ फेर रही थी। माया कुछ पल रुककर बोली, ओके, मैं आ जाऊंगी, बट मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए आप सब चले जाना। मैं खुद से आ जाऊंगी। बोलते हुए उसने बेड के साइड में रखा अपना लैपटॉप उठाया और फिर सोफे की तरफ चली गई। आरशी ने कुछ पल माया को देखा जो लैपटॉप में अपना काम कर रही थी। आरशी ने एक गहरी सांस ली और फिर वो रूम से बाहर चली गई। माया ने एक नज़र डोर की तरफ देखा और फिर वो वापस से अपना काम करने लगी। माया अपना काम कर रही थी। वो अपना बिजनेस से रिलेटेड कुछ देख रही थी। उसे एक बार फिर हर चीज़ शुरुआत से शुरू करनी थी। यहाँ वो मिशा नहीं माया थी जिसके पास कुछ नहीं था। अब मिशा को माया के रूप में वो सब कुछ हासिल करना था जो मिशा के पास था। बिजनेस से लेकर अंडरवर्ल्ड की क्वीन की पावर तक सब कुछ हासिल करना था और उसके लिए मेहनत लगने वाली थी, जिसे करने से माया बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाली नहीं थी। अभी उसे अपना बिजनेस संभालना था, उसे ऊंचाइयों तक लेकर जाना था और उसके बाद अंडरवर्ल्ड की पावर हासिल करनी थी। ऐसे ही शाम के 6 बज चुके थे। सारी खुराना फैमिली पार्किंग एरिया में खड़ी मेहरा मेंशन जाने के लिए रेडी थी। अब बस इंतजार था तो माया और दिया का। वे दोनों अभी तक नहीं आई थी। वीरेन खुराना ने इस वक्त गोल्ड की डिज़ाइन की हुई वाइट शेरवानी जैसी डिज़ाइन की ड्रेस पहनी थी, जो शेरवानी तो नहीं थी पर कुर्ता पजामा भी नहीं था। ये ड्रेस इंडिया लुकआउट की थी। अभिमान जी ने नेवी ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना था जिसकी पॉकेट पर सुंदर डायमंड की चेन लगी हुई थी, जो उनके सूट को अट्रैक्टिव बना रही थी। आरशी ने अभिमान जी के कपड़ों से मैच करती हुई नेवी ब्लू कलर की बनारसी साड़ी पहनी थी, जिसका पल्लू उसने अपने हाथ से कवर करते हुए आगे की तरफ किया हुआ था और बालों में गजरा लगा उनका बेहद ही खूबसूरत सा जुड़ा बनाया हुआ था। बीच में मांग में सिंदूर भरा हुआ था और मेकअप के नाम पर सिर्फ आंखों में काजल डाला हुआ था। बाकी वे अपनी नेचुरल ब्यूटी में कहर ढा रही थी। उसने गले और कानों में एक जैसी सुंदर डिज़ाइन की ज्वेलरी पहनी थी, जो जितनी सिंपल थी उतनी ही खूबसूरत भी लग रही थी। सुमित्रा ने ब्लैक नेट वाली साड़ी पहनी थी, जिसमें उसका फिगर काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा था। सुमित्रा थोड़ी मोटी थी, जिस वजह से वो ब्लैक खूबसूरत साड़ी उसकी बॉडी पर ज़्यादा खूबसूरत नहीं लग रही थी।
मुंह पर ढेर सारा मेकअप किए और गले में रानी हार और कानों में उससे मैच करते इयररिंग पहने वो भी काफी खूबसूरत लग रही थी। सुमित्रा अर्शी के पास खड़ी किसी न किसी बहाने से उसके सामने जानबूझकर अपनी महंगी ज्वेलरी दिखा रही थी। इस बात को आरशी भी काफी अच्छे से नोटिस कर रही थी, पर वो कुछ नहीं कह रही थी। उसे बेवजह बोलना नहीं पसंद था। आरशी एक सिंपल विचारों वाली औरत थी जो छोटी चीजों में भी अपनी खुशियां ढूंढ लेती थी। उसके पास अपनी फैमिली थी, उसके अलावा उसे ज्वेलरी, पैसा कुछ नहीं चाहिए था और नहीं उसका दूसरों को देखकर मन उदास होता था। जरूरत के वक्त उनकी सारी जरूरत पूरी हो जाती थी, वो उसी में खुश थी। वीरेन अपनी वॉच में टाइम देखते हुए बोले, ये माया कहाँ रह गई? दिया की एंगेजमेंट है इसलिए उसे लेट हो रहा है, ये समझ आता है, पर माया, उसे क्या काम है? वो इतना टाइम क्यों लगा रही है? उसे वही भद्दे से कपड़े पहनने और वही घिसा पिटा मेकअप करना है, उसमें भी इतना टाइम लगा रही है। अभिमान, मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर आज माया ने मेरी बेटी की एंगेजमेंट पार्टी में कोई तमाशा किया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बोलते हुए उसने अभिमान की तरफ देखा जो उसकी बात सुनकर उसी की तरफ देख रहे थे। अभिमान एक गहरी सांस लेकर बोले, भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, माया पार्टी में कुछ नहीं करेगी, मैंने उसे समझा दिया है, वो कोई तमाशा नहीं करेगी। बोलकर उन्होंने आरशी की तरफ देखा और धीरे से बोले, माया कहाँ है? वो अब तक आई क्यों नहीं? क्या वो पार्टी में नहीं आ रही है? आरशी अभिमान की बात का जवाब देते हुए बोली, नहीं, वो पार्टी में आएगी, बट उसने बोला था कि उसे कुछ काम है तो उसे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। आप सब चलिए, वो अपने आप आ जाएगी। अभिमान ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर वीरेन की तरफ देखकर बोले, भाई साहब हम सब चलते हैं, माया को थोड़ा आने में लेट हो जाएगा, वो अपने आप आ जाएगी, तब तक हम सब चलते हैं। ये सुनते ही वीरेन और सुमित्रा के होंठों पर मजाकिया हंसी आ गई। हाँ हम समझ सकते हैं, उसे तैयार होने में टाइम लग रहा होगा, इसके अलावा उसे आता ही क्या है? वैसे रेडी होना भी नहीं आता, तुम दोनों ने पता नहीं उसे कैसी परवरिश दी है। एक बार दिया को देखो और फिर अपनी उस नालायक बेटी को। दिन रात का फर्क है दोनों में। अगर माया मेरी बेटी होती तो मैं तो उसे अब तक जान से मार चुका होता, वैसे वो पार्टी में आ ही क्यों रही है? अगर वो नहीं आती तब भी चलता, वहां आकर भी बेवजह का तमाशा ही करेगी। फिर से वही रोने धोने और दिल टूटने का ड्रामा नहीं देखना है मुझे, और नहीं वहां आए पब्लिक को दिखाना है। इस बात का ध्यान रखना कि वो वहां आकर कोई ड्रामा न करे, और खासकर अंगद के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। वीरेन ने माया को तंज कसते हुए नफरत से कहा। वीरेन की बात सुनकर अभिमान और आरशी का चेहरा उदास हो गया। उन दोनों के चेहरों पर गहरे उदासी के भाव छा गए। भाई साहब हम ध्यान रखेंगे, अभिमान ने अपनी उदासी को छुपाते हुए हल्की आवाज में कहा। कोई भी माँ बाप अपनी औलाद के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुन सकते हैं। अभिमान और आरशी से भी माया के बारे में कुछ नहीं सुना जा रहा था, पर उन्होंने अभी बोलना सही नहीं समझा। भाई साहब आप दिया के साथ आ जाना, तब तक हम चलते हैं। अभिमान का जब वहां खड़ा होना मुश्किल होने लगा तब उसने आरशी का हाथ पकड़ अपनी कार की तरफ जाते हुए कहा। सुमित्रा और वीरेन के होंठों पर विनिंग स्माइल आ गई। वे अक्सर अभिमान और आरशी को माया के नाम पर नीचा दिखाया करते थे और आज भी उन्होंने ऐसा ही किया था। अभिमान ने बैक शीट का डोर ओपन कर अर्शी को कार के अंदर बैठाया और खुद भी दूसरी तरफ से आकर अंदर बैठ गए। उनके बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी और वे वहां से मेहरा मेंशन के लिए निकल गए। कुछ देर बाद दिया अपने लहंगे को दोनों हाथों से संभालते हुए बाहर आई। उसने हल्के पिंक रंग का डायमंड जड़ा हुआ लहंगा पहना था। उसकी डिजाइन गोल्ड से की गई थी और बीच में डायमंड जड़े हुए थे। ऊपर व्हाइट एंड पिंक कलर के कॉम्बिनेशन का स्लीव लेस ब्लाउज पहना था और दुपट्टे को पिनअप करके एक साइड कंधे पर डाला हुआ था। बालों का पीछे जुड़ा बनाया हुआ था और मुंह पर भर भर के मेकअप किए वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। दिया को रेडी करने के लिए सुबह ही पार्लर वाली आ गई थी। वो सुबह से उसे रेडी करने में लगी हुई थी। दिया ने भारी ज्वेलरी पहनी थी जो उसके लहंगे के साथ काफी हद तक मैच कर रही थी। वो इस लुक में काफी खूबसूरत लग रही थी। दिया को देखते ही सुमित्रा और वीरेन दोनों के होंठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। सुमित्रा अपने दोनों हाथों को आगे कर दिया कि बुलाया लेते हुए बोली, हाय मेरी बच्ची आज तो राजकुमारी लग रही है, किसी की नजर ना लगे हमारी बेटी को। दिया अब तक सुमित्रा के पास आ चुकी थी और उसकी बात सुनकर उसके फेस पर शर्म की लाली छा गई। उसने अपना सर झुकाकर कहा, क्या मॉम आप भी ना? मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं लग रही हूँ जो आप इतनी तारीफ कर रही है। अरे बेटा किसने कहा तुम खूबसूरत नहीं लग रही हो? तुम तो सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही हो।
देखना आज अंगद तुमसे अपनी नजरें हटाना ही भूल जाएगा। इनफैक्ट अंगद ही नहीं, आज तुम सारी पार्टी के लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने वाली हो, वीरेन ने दिया की तारीफ करते हुए कहा। ये सुनते ही दिया के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई, पर जल्द ही उसने अपनी स्माइल छुपा ली और वो अपना सर ऊपर कर वीरेन को देखकर बोली, सच्ची डैड, आप सच बोल रहे हो? बोलते हुए उसके मुंह पर मासूमियत की लार टपक रही थी, जिसे देख वीरेन को अपनी बेटी पर और ज्यादा प्यार आने लगा। वो दिया के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, यस बेटा, अब चलो वरना देर हो जाएगी। बोलते हुए वीरेन ने अपनी वॉच में टाइम देखा। दिया चारों तरफ देखते हुए बोली, डैड भाई नहीं आए क्या? वो नहीं आने वाले हैं। वीरेन धीरे से बोले, नहीं बेटा, वो ऑलरेडी पार्टी में जा चुका है, अब बस हम ही बचे हैं और एक वो माया। बोलते हुए उन्होंने एक बार मेंशन के मैन डोर की तरफ देखा। क्या माया अभी तक नहीं आई? मुझे तो लगा वो मेरे अंगद की अटेंशन पाने के लिए मेहरा मेंशन में दोपहर में ही जाकर बैठ गई होगी। वीरेन की बात सुनकर दिया ने हैरानी से कहा, अरे बेटा, आज तुम्हारी एंगेजमेंट है ना अंगद के साथ, तो बस उसी का शौक मना रही होगी अपने कमरे में बैठकर। खैर छोड़ो, उसके बारे में बात करके मूड नहीं खराब करना। जल्दी से कार में बैठो, हमें लेट हो रहा है। सुमित्रा कार के अंदर बैठते हुए बोली। अब दिया ने भी कुछ नहीं कहा और वो भी चुपचाप जाकर बैक सीट पर सुमित्रा के बगल में बैठ गई। उनके बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी और उनकी कार वहां से जा चुकी थी। 1 घंटे बाद उनकी कार एक बड़े से मेंशन के बाहर आकर रुकी, जिसके बाहर मेहरा मेंशन लिखा हुआ था। आज मेहरा मेंशन को बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। रंग बिरंगी फेरी लाइटों से जगमगाता मेहरा मेंशन रात के अंधेरे को कई दूर तक चिर रहा था। दिया और सुमित्रा, वीरेन कार से बाहर आए और वे सब अंदर की तरफ बढ़ गए। अंदर गार्डन में वाटर फाउंटेन लगा था, जिसमें भी रंग बिरंगी फेरी लाइटें लगाई हुई थी, जिस वजह से उसमें गिरता पानी भी उसी रंग का नजर आ रहा था। वो सीन दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। वहां आए लोग उस सीन को देखकर तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। जो भी देखता उसकी तारीफ जरूर करता। पूरा गार्डन एकदम साफ सुथरा था और उसमें लगे पेड़ों की सुंदर ढंग से कटिंग कर उन्हें भी लाइटों से सजाया गया था। अंदर लिविंग हॉल के सामने बड़ा सा स्टेज लगाया गया था, जिसके पीछे बैक टुगेदर का हार्ट शेप में बोर्ड लगा हुआ था। पीछे सारी वॉल को आर्टिफिशियल फ्लावर से सजाया हुआ था। स्टेज के बीच में रॉयल सोफा रखा गया था, जिस पर 3 से 4 आदमी आराम से बैठ सकते थे। वो सोफा अंगद और दिया के लिए लगाया गया था। पूरा हॉल गेस्ट से भरा हुआ था। उनके हाथों में महंगी ड्रिंक के ग्लास थे और सभी दिखने में रिच फैमिली से लग रहे थे। दिया, सुमित्रा और वीरेन तीनों अंदर आए। उनके अंदर आते ही सारी लाइट्स अपने आप बंद हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अचानक अंधेरा हो जाने की वजह से सब चौंक गए। कोई कुछ बोलता तभी एक स्पॉटलाइट दिया पर पड़ी, जिस वजह से सबका ध्यान दिया पर चला गया और सब उसे देखने लगे। दिया के होंठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो मुस्कुराते हुए सामने देख रही थी। अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अरे इस ब्लून को क्या हुआ, ये खुल क्यों नहीं रहा? आई एम सॉरी सर, बट ये गुलाब नहीं गिर रहे हैं। शायद इन्हें अभी नीचे नहीं गिरना है, या फिर इन्हें नीचे खड़ा इंसान पसंद नहीं आया जो ये उसके ऊपर नहीं गिरना चाहते हैं। एक आदमी की फ्रस्ट्रेशन से भरी आवाज सबको सुनाई दी। वो आवाज वही काम करने वाली आदमी में से किसी की थी जो अपने बॉस से कह रहा था, पर उसने ध्यान नहीं दिया कि उसने जो कहा है वो गलती से माइक में बोला गया है, जो उसके बॉस को ही नहीं बल्कि सबको सुनाई दे गया। अचानक ही पूरे हॉल में लोगों की हंसने की आवाज गूंज गई और दूसरे ही पल दिया का चेहरे की वो मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई। एपिसोड 11। अचानक ही पूरे हॉल में लोगों की हंसने की आवाज गूंज गई और दूसरे ही पल दिया का चेहरे की वो मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई। वीरेन और सुमित्रा के चेहरे भी एक पल के लिए पीले पड़ गए थे, पर दूसरे ही पल वीरेन का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं सुन सकते थे, पर इतनी पब्लिक के सामने वे कुछ बोल भी नहीं सकते थे। सुमित्रा ने कस के वीरेन का हाथ पकड़ लिया। वीरेन ने झट से सुमित्रा की तरफ देखा, जो आंखों से उसे शांत रहने का इशारा कर रही थी। वीरेन ने 1-2 गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और सामने देखने लगे। लोगों की कुछ पल हंसी के बाद धीरे धीरे वहां का माहौल शांत होने लगा था। वहीं एक कोने में खड़ी एक औरत, जिसमें महंगी रेड कलर की साड़ी पहनी थी और गले और कानों में महंगी ज्वेलरी कैरी की हुई थी, वो गुस्से से तेज कदमों से एक तरफ चली गई जहां कुछ सर्वेंट अपने काम में लगे हुए थे। अभी कुछ काम पेंडिंग था, कुछ सजावट करनी बाकी थी जिसे वो कंप्लीट कर रहे था। वही वो सर्वेंट भी था जिसने माइक में टिया के बारे में वो सब बोला था। वो औरत सब सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, अभी माइक में किसने बोला था? बोलते हुए उसकी आवाज काफी सर्द थी।
उस औरत की आवाज़ सुनकर सारे सर्वेंट अपना काम करना बंद कर उसकी तरफ देखने लगे। वे सब काम रहे थे। तभी वो औरत फिर से तेज आवाज में बोली, हमने कुछ पूछा है? माइक में किसने बोल था? कामिनी मेहरा की बहू का मजाक बनाने की किसने हिम्मत की है? हम भी तो देखे जरा उस शख्स को कि उसमें कितनी हिम्मत है। बोलते हुए उसकी नजरें एक एक कर सारे सर्वेंट को देख रही थी। कामिनी अंगद की माँ, जो कि बहुत ही घमंडी और रुतबे वाली औरत थी। अपने पैसों और पावर का उसे हमेशा से ही घमंड रहा है। सारे सर्वेंट ने डरी हुई नजरों से कामिनी की तरफ देखा और फिर अचानक ही सबकी नजरें एक सर्वेंट पर जाकर ठहर गई। सारे सर्वेंट को उस सर्वेंट की तरफ देखता देख कामिनी समझ गई थी कि यही वो सर्वेंट है जिसकी वजह से सबके सामने टिया का मजाक बना था। सबको हंसने का मौका मिला था। कामिनी धीमे कदमों से उसकी तरफ चलते हुए आए और उसके सामने खड़ी होकर बोली, ओह, तो तुम हो वो जिसकी जुबान ज्यादा लंबी चल रही थी। बोलते हुए उसकी नजरें सर्वेंट को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। कामिनी को अपने सामने खड़ा देखकर ही वो सर्वेंट डर से कांपने लगा था। उससे कुछ नहीं बोला जा रहा था। सर्वेंट को कुछ नहीं बोलता देख कामिनी का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने गुस्से से एक खींच के थप्पड़ सर्वेंट के गाल पर जड़ दिया। वो सर्वेंट जो दिखने में दुबला पतला था, वो कामिनी के थप्पड़ से संभल नहीं पाया और मुंह के बल फ्लो पर जा गिरा। उसका एक हाथ अपने गाल पर था और वो पूरा कांप रहा था। कामिनी तेज आवाज में बोली, यही औकात है तुम्हारी ये जमीन। इससे ऊपर तुम कभी नहीं उठ सकोगे और हमारी बराबरी तो कभी कर ही नहीं सकते हो। तुम सब हमारे पैरों की धूल भी नहीं हो, इसलिए बेवजह उड़कर हमें गंदा मत करो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। हमारी बहू के बारे में आगे से कभी कुछ भी बोला ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे अभी के अभी बाहर निकालो। ये दिखना नहीं चाहिए मुझे यहाँ। बोलते हुए कामिनी गुस्से से नीचे पड़े सर्वेंट को देख रही थी। कामिनी ने कुछ पल सर्वेंट को देखा और फिर गुस्से से पार्टी हॉल में चली गई। वो पार्टी हॉल में आई तब तक सारी लाइट्स ऑन हो चुकी थी और टिया, सुमित्रा और वीरेन सब पार्टी हॉल में आ चुके थे। सबकी नजरें बार बार टिया की तरफ जा रही थी। वो मेहरा खानदान की होने वाली बहू थी जिससे सबकी नजरें उस पर जाना नॉर्मल थी। सबको अपनी तरफ देखता देख टिया के फेस पर घमंड भरी मुस्कुराहट आ गई। टिया ने अपने बाल कान के पीछे करते हुए सीढ़ियों से ऊपर रूम की तरफ देखा जिसका डोर अभी भी बंद था। टिया बेटा, तुम ठीक तो हो ना? आई एम सो सॉरी, उस बेवकूफ़ की वजह से हमारा सारा सरप्राइज बर्बाद हो गया, बट डोंट वरी, आगे भी बहुत सारे मौके आएंगे सरप्राइज देने के। ये सुनते ही टिया ने झट से सर घुमा अपने बगल में देखा। उसके बगल में कामिनी खड़ी मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। टिया के फेस पर भी स्माइल आ गई। वो धीरे से बोली, इस ओके आंटी, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। वैसे अंगद अभी तक नहीं आया, सब आ चुके हैं। अभी उसने इतना ही बोला था तभी एक बार फिर सारी लाइट्स ऑफ हो गई और एक स्पॉटलाइट स्टेयर पर पड़ने लगी, जिससे टिया बोलते हुए एकदम चुप हो गई। उसकी नजरें एकदम से स्टेयर की तरफ चली गई जहां एक हैंडसम सा लड़का जिसने ब्लैक 3-पीस सूट पहना था। उसने हाथ में महंगी घड़ी पहनी थी जो उस पर गिरती स्पॉटलाइट में काफी अच्छे से चमक रही थी। काली गहरी आंखें जिनमें बस डूब जाने का मन करे। वो नजरें बस सामने दिया पर टिकी हुई थी। तीखी नाक, डार्क ब्राउन होंठ और परफेक्ट फीचर एंड अट्रैक्टिव बॉडी जो उसे किलर लुक दे रही थी। अंगद दिखने में काफी हैंडसम एंड कई लड़कियों के दिल का प्रिंस चार्मिंग था। अंगद को देखते ही सबके चेहरे खिल उठे और खास कर दिया, कामिनी, सुमित्रा और वीरेन, इन चारों के चेहरे की स्माइल जो जाए नहीं जा रही थी। लड़कियों की नजरें भी अंगद पर से हट नहीं रही थी। वे सब खोई हुई सी उसे देख रही थी। बहुत सारी लड़कियां दिया से जेलेस हो रही थी। आज उनका प्रिंस चार्मिंग उनका नहीं रहने वाला था। इस बात को सोचकर कई लड़कियों के चेहरे पर गहरे उदासी के भाव छा गए थे। अंगद के साथ उसके कदम से कदम मिलाकर उसके बगल में एक लड़का चल रहा था। वो भी दिखने में काफी हैंडसम लग रहा था। ब्राउन रंग के 3-पीस सूट में उसकी अट्रैक्टिव बॉडी कहर ढा रही थी। उसे देखकर भी कई लड़कियों के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। ये लड़का अंगद का कजन भाई रोहित था जो अंगद की बुआ का बेटा था। बड़े रोब के साथ चलते हुए अंगद नीचे आया और दिया के सामने खड़ा होकर किसी जेंटलमैन की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोला, आई एम सॉरी होने वाली मिसेज अंगद मेहरा, आपको वेट करना पड़ा बट अब मैं आ गया हूँ। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये सुनते ही दिया के लब मुस्कुरा उठे। दिया ने एक नज़र सबकी तरफ देखा। सब हैरानी, जलन और कुछ लोग खुशी से उन्हें ही देख रहे थे। दिया की स्माइल और गहरी हो गई। उसने धीरे से अपना हाथ उठा अंगद के हाथ में रख दिया और सर झुका मुस्कुराने लगी। दिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया, आते ही हमसे हमारा बेटा छीन लिया।
कामिनी ने दिया को परेशान करते हुए मजाकिया अंदाज में कहा। ये सुनते ही वीरेन और सुमित्रा हल्का सा हंस दिए। अंगद के होंठों पर भी छोटी सी स्माइल आ गई। दिया ने सर उठा कामिनी को देखा और धीरे से बोली, नो आंटी, मैंने आपसे आपका बेटा नहीं छीना है, बस आपके बेटे की लाइफ में अपनी छोटी सी जगह बनाई है जो हमेशा आपके बाद होगी। ये सुनते ही कामिनी के होंठों पर जेंटल स्माइल आ गई। वो धीरे से बोली, अरे बेटा, हम तो मजाक कर रहे थे, तुम तो सीरियस मान गई। बोलकर वो हल्का सा हंस दी। दिया झट से बोली, आंटी मैं भी मजाक ही कर रही थी। बोलकर वो थोड़ा सा मुस्कुरा दी, पर उसके होंठों को वो कुटिल स्माइल कोई नहीं देख पाया। आरशी और अभिमान एक साइड खड़े सब कुछ देख रहे थे। अभिमान ने माया की पागलपन को देखते हुए कई बार अंगद से माया से शादी करने की रिक्वेस्ट की थी, पर अंगद और कामिनी ने माया को इस घर की बहू बनाने से साफ इनकार कर दिया। और अभी दिया के साथ उन दोनों का इतना अच्छा बिहेव देखकर अभिमान के दिल में हल्की उदासी के भाव आ गए थे, पर दिया के लिए वो खुश भी थे कि उनकी बेटी न सही पर दिया को तो एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया। भाई भाभी बाद में बात कर लेना, पहले चलिए, रिंग सेरेमनी के लिए देर हो रही है। ऑलरेडी 10 मिनट निकल चुके हैं, उसके बाद कपल डांस भी तो करना है। जल्दी करिए, आई एम सो एक्साइटेड आप दोनों का डांस देखने के लिए। इनफैक्ट मैं ही नहीं, सबको आप दोनों की परफॉर्मेंस का वेट है। रोनित ने अंगद और दिया के पास आते हुए कहा। ये सुनते ही सबने रोहित की तरफ देखा जो दिया कर अंगद को देख रहा था। दिया ने धीरे से अपना सर हिला दिया और अंगद का हाथ पकड़े हुए दोनों स्टेज पर चले गए। इस वक्त दिया और अंगद दोनों साथ में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वे दोनों स्टेज पर आए और आकर सोफे पर बैठ गए। तभी रोहित ने अपने हाथ में माइक उठाया और सबकी तरफ देखते हंसकर बोला, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आप सबको यहाँ जिसके लिए बुलाया गया था वो शुभ घड़ी आ चुकी है। मिस दिया और मिस्टर अंगद मेहरा की एंगेजमेंट की घड़ी, जिसका कई लोगों को बेसब्री से इंतजार था। आई नो आज कई लड़के और लड़कियों का दिल टूटा होगा, बट डोंट वरी, वो कहते हैं ना, जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती है, तो वैसा ही कुछ है। इन दोनों की जोड़ियाँ भी ऊपर से ही बनकर आई है, इसलिए उदास होने की जरूरत नहीं। वैसे इन दोनों के रिश्ते पर एक सबसे बड़ी चुड़ैल का साया भी मंडरा रहा था, जिसकी बुरी नज़र से बचकर ये दोनों एक रिश्ते में बंधने वाला है। माया नाम का साया हमेशा मेरे भाई के आगे पीछे भागता रहा है, पर मेरे भाई ने उस साये से पीछा छुड़ा अपने लिए एक सुंदर और उनके टक्कर की लड़की ढूंढ ही ली है। वैसे भाई, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आपको सतरंगी सी दिखने वाली लड़की आई मीन माया की औकत आपके बराबर में बैठने की भी नहीं है। उस लड़की से अच्छा तो आप अपने बगल में किसी नौकरानी को बैठा ले तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। बोलकर वो हल्का सा हंस दिया और उसकी बात सुनकर सबके चेहरे पर मजाकिया हंसी आ गई। अंगद भी अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था और दिया उसकी हंसी तो रोके नहीं रुक रही थी। अभिमान और आरशी दोनों हैरानी और गुस्से से रोहित को देख रहे थे। अभिमान की पकड़ अपने हाथ में पकड़े ड्रिंक के ग्लास पर कसती जा रही थी। मुझे नहीं पता था तुम्हारे भाई का इतना ग्रेट टेस्ट है जो वो अपने बगल में नौकरानी को बैठाना पसंद करेंगे। एक सेकंड, कहीं तुम इनडायरेक्टली मेरी बहन दिया को तो नौकरानी नहीं बोल रहे हो, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में तो वही तुम्हारे भाई के बगल में बैठी है। सबके हंसने की आवाज़ को चीरते हुए एक तेज एंड कॉन्फिडेंट आवाज़ सबके कानों में पड़ी। इस आवाज़ को सुनते ही सबने एकदम से मैन एंट्रेस की तरफ देखा, जहां हिल की टक टक की आवाज़ के साथ एक खूबसूरत फिगर सबको अंदर आता हुआ दिखाई दिया। एपिसोड 12। इस आवाज़ को सुनते ही सबने एकदम से मैन एंट्रेस की तरफ देखा, जहां हिल की टक टक की आवाज़ के साथ एक खूबसूरत फिगर सबको अंदर आता हुआ दिखाई दिया। माया मैन एंट्रेस से अंदर की तरफ आ रही थी, तभी अचानक वहां एक छोटा सा धमाका हुआ और उसी के साथ बहुत सारी गुलाब की पंखुड़ियां माया पर आ गिरी। माया के लब मुस्कुरा उठे और उसकी ग्रीन हेजल आंखों की चमक और भी तेज हो गई। माया ने हल्का सा सर टेढ़ा कर एक तरफ देखा जहां थोड़ा अंधेरा था। उसी अंधेरे में एक आदमी अपना हाथ उठा थम अप का इशारा कर रहा था। माया ने उसके इशारे का कोई जवाब नहीं दिया और वापस से सामने देखने लगी। अंधेरे में खड़ा आदमी वही सर्वेंट था। सब हैरानी और शॉक्ड होकर माया को देख रहे थे। परफेक्ट फीचर, रंग दूध जैसा गोरा, हल्के मेकअप के साथ वो बला की खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक गाउन में उसका तराशा हुआ गोरा बदन हद से ज्यादा आकर्षक लग रहा था। कमर तक आते डार्क ब्राउन बाल, जिन्हें लूचकल करके खुला छोड़ दिया था, वो उसके लुक को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। आज सही मायने में उसकी खूबसूरती सभी के सामने आई थी। वो हर तरह से परफेक्ट थी और ये बात आज सब अपनी आंखों से देखेंगे भी और जानेंगे भी। अब सबके सामने वो चेहरा था जिसे उन्होंने देखा तो बहुत बार, लेकिन जो अंदाजा था वो बिल्कुल नया था। वहां मौजूद किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जो वो देख रहे हैं वो सच भी है या नहीं।
सबकी नज़र सामने से आ रही एलिगेंट, कॉन्फिडेंट और उस मोस्ट ब्यूटीफुल चेहरे पर टिकी हुई थी जिसके होठों पर छाई सरकास्टिक स्माइल सभी को चिढ़ा रही थी। उसकी वॉक में जो अदा थी वो लड़कों को अपना दिल थाम कर रखने के लिए मजबूर कर रही थी, जो किसी भी पल बाहर निकलने को तैयार था। माया के गाउन के एक साइड थाई तक का लॉन्ग कट था, जिससे वो चलती तब उसका एक पैर पूरी तरह विजिबल हो रहा था, जिसे देख सबका दिल आ चुका था। सभी लड़के यहाँ तक कि बहुत सारे बिजनेसमैन जो कि मैरिड थे, उनकी नज़र भी उसे नीचे से ऊपर तक अपनी ललचाई नज़रों से घूर रही थी। माया को किसी की नज़रों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कॉन्फिडेंस से चलते हुए हॉल के बीच में आकर खड़ी हो गई। उसकी नज़रें स्टेज पर खड़े रोहित पर टिकी हुई थी। इधर वीरेन और सुमित्रा की हैरानी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वे दोनों अपनी आंखें फाड़े माया को देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वे जो सामने देख रहे हैं वो सच है या फिर उनका कोई सपना। अंगद, जिसकी नज़रें पहले दिया की खूबसूरती से नहीं हट रही थी, अब उसकी नज़रें माया के अलावा किसी और को देखना नहीं चाहती थी। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। अंगद ने अनजाने में ही अपना एक हाथ उठा अपने दिल वाली जगह रख लिया और अचानक ही उसके मुंह से निकला, ब्यूटीफुल। ये वर्ड अंगद ने बहुत धीरे से बोला था, पर उसके पास बैठी दिया को सुनाई दे गया था। दिया की नज़रें भी माया को देख रही थी। उसने झट से सर घुमा अंगद को देखा और उसे खोया हुआ सा माया को देखता देख उसकी गुस्से से मुठिया कस गई। उसने अपने दांत पीस लिए और उसके चेहरे की मासूमियत जो शहद की तरह टपक रही थी वो एकदम से गायब हो गई। उस मासूमियत की जगह नफरत, गुस्से, कुटिलता ने ले ली। माया की ग्रीन हेजल आंखें जो उसे सबसे अलग और सबसे खूबसूरत बनाती थी, वे इस वक्त हद से ज्यादा दाग हो रखी थी। रोहित, जिसने अपने हाथ में माइक पकड़ा था, माया का ये रूप देखते ही उसके हाथ से माइक छूटकर नीचे फ्लोर पर गिर गया, जिसकी आवाज़ सुनकर वो एकदम से अपने होश में आया। उसने एक नज़र गिरे हुए माइक को देखा और फिर वापस माया को देखने लगा। माया धीमे कदमों से चलते हुए स्टेज पर आई। उसे स्टेज पर आता देख अचानक ही अंगद का दिल और जोरों से धड़कने लगा। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उसने अपनी बेचैनी कम करने के लिए शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल दिए और गहरी सांसें लेने लगा। दिया अंगद की इस हरकत पर गुस्से और ज्यादा बौखला गई। नो, इस माया को आज मैं मेरा इतना खास दिन खराब नहीं करने दूंगी। आज की पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मैं इस माया को नहीं बनने दूंगी। दिया ने नफरत से माया को देखते हुए मन ही मन सोचा और फिर अंगद की तरफ देखकर बोली, अंगद बेबी। उसकी आवाज़ सुनकर भी अंगद ने कोई रिएक्शन नहीं दिया या फिर अंगद को उसकी आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। वो तो बस माया को देखे जा रहा था। माया स्टेज पर रोहित के सामने आकर खड़ी हो गई और अपने चेहरे पर इनोसेंट स्माइल सजाकर बोली, तो क्या तुम मुझ जैसी बदसूरत और तुम्हारे भाई के प्यार में पागल लड़की को बताओगे कि तुमने अभी अभी मेरी बहन दिया को नौकरानी कहा था? बोलते हुए उसने हल्का सा सर घुमा, एक नज़र अंगद और दिया पर डाली और फिर वापस रोहित को देखने लगी। माया की नज़र देखने भर से अंगद के दिल में लड्डू फूटने लगे थे। अनजाने में ही उसके होंठों पर विनीत स्माइल आ गई। इधर ये सुनते ही दिया का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। उसने घबराहट से चारों तरफ देखा, सब उसे ही देख रहे थे और उनके चेहरे पर मचकिया स्माइल छाई हुई थी। कामिनी एक तरफ खड़ी गुस्से से लाल आंखों से माया को देख रही थी। माया की खूबसूरती देखकर एक पल के लिए वो भी हैरान रह गई थी, पर अब माया की बात सुनकर उसका चेहरा कोल्ड हो गया। वो गुस्से से कांपते चेहरे से माया को देख नहीं घूर ज्यादा रही थी। अभिमान और आरशी दोनों की आंखों में अलग ही चमक और खुशी नजर आ रही थी अपनी बेटी को देखकर, लेकिन उसकी बात सुनकर उनके फेस पर भी हैरानी वाले भाव आ गए थे। माया को स्टेज पर जाते देख उन दोनों को लगा था कि माया अंगद से मिलने जा रही है, बट माया ने तो एक नज़र भर अंगद को देखा भी नहीं था। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसे अंगद नाम के किसी प्राणी से कोई मतलब है ही नहीं। रोहित हैरानी से माया को देख रहा था। उसे जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि माया सबके सामने ऐसे बोलेगी। वो माया जो थोड़े से लोगों के सामने नहीं बोल पाती थी, वो आज इतनी हाई क्लास सोसाइटी के बीच में खड़ी पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बोल रही थी। क्या हुआ, जवाब नहीं मिला मेरी बात का? क्या मैंने इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन किया है तुमसे जिसका आंसर देने के लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है? रोहित को कुछ नहीं बोलता देख माया ने सार्कास्टिकली कहा। माया की आवाज़ सुनकर रोहित एकदम से अपने होश में आया। उसने झट से माया की तरफ देखा और उसकी तरफ अपनी एक उंगली पॉइंट करते हुए बोला, तुम? माया बीच में बोली, यस मैं। आगे बोलोगे? बोलते हुए उसने अपना एक कदम रोहित की तरफ बढ़ा दिया। रोहित ने अपना एक कदम पीछे लेते हुए कहा, दूर रहकर बात करो। माया उसकी तरफ फिर से अपना एक कदम बढ़ाते हुए बोली,
मैं तो चुड़ैल हूँ ना, पहले तुम्हारे भाई को वश में करना चाहती थी और अब तुम जैसे घटिया नीच गिरे हुए लड़के जिसे लड़कियों की रिस्पेक्ट करना तो बिल्कुल नहीं आता उसके प्यार में पागल हो गई हूँ। वो क्या है ना, मेरा दिल कुछ ज्यादा ही सस्ता है जो हर किसी पर आ जाता है और अब मेरा दिल तुम पर आ गया है, सो अब मुझे तुम चाहिए। बोलते हुए उसके कदम लगातार रोहित की तरफ बढ़ रहे थे। रोहित पीछे होते जा रहा था। उसे आज पहली बार डर लग रहा था। माया ने एक नज़र पीछे देखा, रोहित स्टेज के एंड पर आ चुका था। अचानक ही माया के फेस पर डेंजर स्माइल आ गई। उसने अपना एक कदम और रोहित की तरफ बढ़ाया और हर बार की तरह जैसे ही रोहित ने अपना कदम पीछे लेना चाहा, अचानक ही उसका पैर नीचे की तरफ गया और दूसरे ही पल वो धड़ाम की आवाज के साथ नीचे जा गिरा। रोहित के नीचे गिरते ही एक पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया, पर दूसरे ही पल पूरे हॉल में लोगों की हंसने की आवाज गूंज उठी। सब लोग रोहित पर हंस रहे थे। आज लोगों के लिए ये एंगेजमेंट पार्टी कम एंटरटेनमेंट शो ज्यादा हो गया था। माया स्टेज पर अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़े नीचे गिरे रोहित को देख रही थी। उसके फेस पर छाई डेविल स्माइल उसे किल लुक दे रही थी। रोहित के गिरने से अंगद को एकदम से होश आया। वो झट से सोफे से खड़ा हो गया और गुस्से से माया को देखते हुए उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। अंगद को गुस्से में माया की तरफ बढ़ता देख दिया के फेस पर कुटिल स्माइल आ गई। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम तो गई प्यारी बहना। सोचते हुए उसकी स्माइल और गहरी हो गई। पता चली अपनी औकात। जो खुद नीचे गिरे हुए होते ना, वो दूसरों को उनकी औकात नहीं दिखाते हैं। दूसरों को कुछ भी कहने से पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देखो कितने दाग है, क्योंकि बोलना सबको आता है और सामने वाले का मुंह बंद करना भी। और जब बात माया खुराना की हो ना, तो वो ये काम अच्छे से कर लेती है। अभी माया ने इतना ही बोला था, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ पलटा और दूसरे ही पल एक खींच की थप्पड़ माया के गाल पर झड़ दिया। माया इस सडन एक्शन से तैयार नहीं थी। उसका सर एक तरफ झुक गया। उसकी नजरें एक टक फ्लो को घूर रही थी। थप्पड़ की आवाज सुनकर सब एकदम से हैरान रह गए। सबकी नजरें स्टेज पर माया और उसके सामने खड़ी कामिनी पर टिकी हुई थी, जो गुस्से से माया को देख रही थी। रोहित ने भी सर उठा हैरानी से कामिनी को देखा, जिसने अभी अभी माया को थप्पड़ मारा था। अंगद जो लगभग माया के पास ही चुका था, कामिनी के माया के थप्पड़ मारने से उसके कदम माया से 2 कदम की दूरी पर ही आकर ठहर गए। हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारे ही घर में आकर हमारे बेटे की बेइज्जती करने की, हमारी बहू को नौकरानी बोलने की। बोलते हुए वो पूरा गुस्से से कांप रही थी। इधर माया को कामिनी की कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसकी आंखें एकदम से लाल हो रखी थी और चेहरा काला पड़ चुका था। उसके आसपास का ओरा एकदम से बदलने लगा था। अचानक ही वहां ठंड सा माहौल होने लगा था। माया का चेहरा झुका हुआ था, इसलिए किसी को उसके फेस एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहे थे। माया ने हल्का सा सर टेढ़ा कर स्टेज से नीचे खड़े वेटर की तरफ देखा, जिसके हाथ में वाइन के ग्लास से भरी ट्रे थी और उसमें एक वाइन की बोतल रखी हुई थी। शायद वो किसी को ड्रिंक सर्व करने जा रहा था, पर स्टेज पर हो रहे तमाशे को देखकर उसके कदम वहीं ठहर गए। माया ने एक बार अपनी नेक को हल्का सा लेफ्ट राइट साइड घुमाया और दूसरे ही पल थोड़ा सा आगे बढ़ वेटर की ट्रे से वाइन की बोतल अपने हाथ में उठा ली। कोई कुछ समझता इससे पहले ही माया ने वो बोतल सीधे कामिनी के सर पर दे मारी। बोतल टूटने की आवाज के साथ कामिनी की चीख आहा पूरे मेंशन में गूंज गई। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।